आज हम बात करने वाले हैं साइंस की किताब के आखिरी चैप्टर नंबर 16 के बारे में, जो है गार्बेज इन गार्बेज आउट। अब इसके पहले मैं बता दूं किताब में किस तरीके से चीजें दी गई हैं, क्योंकि किताब से हमें अपना बचपन भी याद आता है और साथ में यह भी याद आता है कि हमने कितने आसानी से ये चीजें पढ़कर निकाल दी और ये कितनी इंपॉर्टेंट है। शुरुआत में आप देखते हैं हम प्लास्टिक के कितने सारे सामान खरीदते हैं। आज तेल का पाउच है, पानी का पाउच है, पानी की बोतल है, ये सारी चीजें प्लास्टिक में पैक होकर आती हैं। बहुत सी ऐसी चीजें हैं, बिस्किट के पैकेट से लेके कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कुछ इररिलेवेंट चीजें हैं, हम हर चीज के लिए प्लास्टिक में पैक हुआ देखते हैं। हर चीज प्लास्टिक में आ रही है। पार्ले जी का पैकेट भी कभी कागज में आया करता था, अब वो भी प्लास्टिक में आने लगा है। इस तरीके का जो चेंजेस हो रहे हैं हमारे एनवायरमेंट में, या फिर हम देखते हैं इकोनॉमिक्स की वजह से जो एनवायरमेंट में ड्रिवन इश्यूज आ रहे हैं, इसके बारे में कहीं ना कहीं हिंट किया गया है इस चैप्टर में। बात यहां पर लैंडफिल की गई है, तो मैं आपको लैंडफिल बता दूं। तमाम घरों से जो गार्बेज को इकट्ठा किया, उस गार्बेज को इकट्ठा किया गया सफाई कर्मचारियों के द्वारा और उसको लाकर एक खाली जगह पर डाल दिया गया। जहां खाली जगह पर डाला वहां पे उसका होगा सेपरेशन। वहां से जो चीजें रिसाइकिल कर दी जाती हैं या रिसाइकिल कर सकते हैं उनको अलग कर लेते हैं, और जो इसको रिसाइकिल नहीं कर सकते उनको अलग कर लेते हैं। रिसाइकलेबल चीजों को अलग से कहीं भेज देंगे रिसाइकिल करने, बाकी जो बच गया उसको रख के उसके ऊपर से मिट्टी डाल देते हैं और वहां पर 20-25 साल ऐसे ही चलता रहेगा। 20-25 साल बाद उस जगह पे या तो कोई पार्क बन जाएगा या फिर बन जाएगा कोई प्लेग्राउंड। ये दो चीजें होती हैं, या तो एक पार्क बना देंगे आप, या फिर आप एक प्लेग्राउंड बना देंगे। यहां हमें लैंडफिल के बारे में समझ में आ गया। प्लास्टिक के बारे में समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि अब ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन रहा है। सरगासो सी और तमाम जगह हम बात करते हैं कि प्लास्टिक के बहुत बड़े बड़े सर्कल्स बन रहे हैं, गोले बन रहे हैं। प्लास्टिक पूरा सी में भी है, ओशंस में भी है, और हमारे जमीनों पे तो बहुत ज्यादा हम प्लास्टिक पोल्यूशन और ये तमाम चीजें देख रहे हैं। अब जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं गार्बेज में भी, ऐसा नहीं है कि पूरी गार्बेज बेकार है, पूरा गार्बेज से भी बहुत सारी चीजें निकल सकती हैं। कंपोस्ट जो होता है, जैसे हम कहते हैं कि खाद जो है वो सोने जैसा हो जाता है, तो कंपोस्ट के बारे में भी इस चैप्टर में डिस्कस किया गया है। यहां पर बात की गई है कि आपका जो गार्बेज है उसमें क्या इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। जैसा कि आप जानते हैं, चाहे आपकी सब्जी के जो छिलके होते हैं या फिर फूल पत्तियां हैं, खाने में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आपका बासी खाना होता है, बेकार हो जाता है खाना। फ्रूट्स हैं, ये तमाम चीजें जो हैं ये सब आपके कंपोस्ट बनाने में काम आती है। आपने देखा होगा जो म्युनिसिपल एरिया है या फिर बड़े बड़े जो भी अस्पतालें हैं, चाहे आप गवर्नमेंट अस्पताल देख लीजिए या किसी भी हॉस्पिटल में जाके देखिए, वहां पर बाल्टियां होती है अलग अलग। आप देखेंगे एक नीली बाल्टी है, नीली बाल्टी में आप देखने वाले हैं कि एक पर्टिकुलर मटेरियल रखा जाएगा। फिर उसके बाद हरी बाल्टी होती है, हरी बाल्टी में जनरली कोशिश करते हैं ऐसी चीजों को रखा जाए जो आप रिसाइक्लेबल है या जिनको आप बायोडिग्रेडेबल है। तो ऐसी 2 या 3 बाल्टियां होती है। एक और बाल्टी होती है जिसमें आप हजार्डस कम रखते हैं चीजें। तो इस तरीके से सेग्रीगेशन कर दिया जाता है गार्बेज का। सेग्रीगेशन क्यों कर दिया जाता है? सेग्रीगेशन करने के 2 रीजन है। पहला तो है आप वहां पर लैंडफिल में डाल के उसको सेग्रीगेट करिए, या फिर आपका जो सोर्स है, मान के चलिए इंडिविजुअल का घर है, वहां पर ही आप सेग्रीगेशन चालू कर देंगे तो भी आपको काफी फायदा होने वाला है। तो यहां पर यही बात की जाती है कि अलग अलग अगर हम बाल्टियां बांट देंगे, अलग अलग कचरे के डब्बे बांट देंगे, तो हमें जो सेग्रीगेशन की परेशानी होने वाली है वो हमारी सेग्रीगेशन की परेशानी खत्म हो जाएगी। और उसी चीज को लेकर बात की गई है कि फार्मर्स जो है, जिस तरीके से ये हस्क है जिसको आप कहते हैं कि जो पराली बर्निंग का इशू आता है, हस्क बर्निंग का इशू आता है, जो बची कुचे जो क्रॉप्स के काटने के बाद या हार्वेस्टिंग के बाद जो एरियाज पीसेस बचते हैं आपके जमीन पर, उसको जला देते हैं, जिसकी वजह से आपने सुना होगा दिल्ली एनसीआर के इलाके में कितना ज्यादा पोल्यूशन का इशू आता है। वो सारी चीजें भी हम अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि वो बायोडिग्रेडेबल है। उसको अगर हम प्रॉपर्ली यूज करें तो उसके बहुत से यूजेस हो सकते हैं। उसको बर्न करने से जो स्मोक्स या गैसेस निकलती हैं वो हेल्थ के लिए भी हार्मफुल है, उनको हम कंपोस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब मैं इतनी देर से आपसे कंपोस्ट 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 कह रहा हूं, अब हम बात करते हैं आखिर कंपोस्ट होता क्या है। कंपोस्ट में जो आपके बायोडिग्रेडेबल चीजें हैं उनको आप किसी भी समझ लीजिए कि आप मिट्टी के अंदर गड़ा के उसको थोड़े दिन सड़ा रहे हैं, सड़ाने के बाद उसके अंदर की जो फाउल स्मेल होती है वो चली जाएगी, जो उसकी गंदी बदबू है वो चली जाएगी, और उसके बाद वो काफी सूखा सूखा मिट्टी जैसा हो जाता है, और उसको हम कंपोस्ट कहते हैं। कंपोस्ट में आपके जो फल फ्रूट है या फिर छिलके हैं और तमाम जो आपकी किचन के वेस्ट है, चाहे एग शेल्स की बात करें, ये सारी चीजों का आप यूज कर सकते हैं कंपोस्ट बनाने। इस चैप्टर में एक और इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात की है, वो है आपके वर्मी कंपोस्ट के बारे में। वर्मी कंपोस्ट का जो डिस्कशन किया गया इस चैप्टर में, वर्मी का अर्थ यहां पर आप समझ लीजिए, ये जो आपके अर्थवॉर्म्स है, इनके प्रोसेस से अगर आप कंपोस्टिंग कर रहे हैं तो उस प्रोसेस को आप वर्मी कंपोस्टिंग कहेंगे। यहां पर बताया गया इस चैप्टर में कि किस तरीके से आप अपने घर में एक छोटा सा वर्मी कंपोस्टिंग सिस्टम बना सकते हैं। आपको एक लकड़ी का एक छोटा सा बॉक्स लेना है, उसमें आपको एक पतली सी जाली डाल देनी है। पतली जाली के ऊपर आपको रेत डालनी है, रेत के ऊपर आपके जो भी छिलके हैं या जो भी आपका किचन से आउटपुट निकल रहा है, चाहे वो फ्रूट के पील्स हो सकती हैं या फिर वेजिटेबल पीलिंग्स हैं, जो भी चीजें हैं उनको आप डाल दीजिए। और उसके बाद आप
थोड़े से, जिनको आप रेड वर्म्स भी कहते हैं, अर्थ वर्म्स या रेड वर्म्स कहते हैं इनको, आप थोड़े से रेड वर्म्स को डाल देंगे। रेड वर्म्स को डालने के बाद आप इनको कवर कर दीजिए हल्का सा सॉइल से, और उसके बाद उसको मॉइस्चराइज करके एक कपड़ा डाल दीजिए और आपका काम हो गया। थोड़े दिन में आप देखने वाले हैं कि ये पूरा जो भी आपका वेस्ट था, जो आपने पीलिंग्स डाली थी, जो भी तमाम चीजें डाली थी, वो सारी आपको यहाँ पर दिखेंगी, कन्वर्ट हो जाएंगी कंपोस्ट में। और एक और चीज कही गई है, अगर आपके पास एक बड़ी जगह है तो आप इसको बड़े स्तर पे भी बना सकते हैं। साथ में एक इंपॉर्टेंट चीज बताई गई कि आपको चिकन या फिर फिश या फिर ऐसी चीजें, मिल्क प्रोडक्ट्स, ऐसी चीजें नहीं डालनी है जिनसे बैक्टीरिया प्रोड्यूस होता है, क्योंकि अगर ये चीजें होंगी तो वहां पर फाउल स्मेल भी बढ़ेगी और प्रॉपर वर्मी कंपोस्टिंग नहीं हो पाएगी। अब आगे अगर हम डिस्कस करें इस चैप्टर में, तो कहीं ना कहीं बात की गई है कि प्लास्टिक जो है ये फायदेमंद भी है और नुकसानदायक भी है। बच्चों की कहानियां सुनाई गई हैं, एक बच्चा है नानू, उसकी कहानी इसमें सुनाई गई है। वो बचपन में पेपर प्लेन बनाने के लिए बहुत सारे नए नए कागजों का यूज करता था और ये सारी चीजें बताई गई। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए गए रिसाइकलिंग के। अब आप देखिए, जो प्लास्टिक है या पॉलीबैग्स हैं, ये कहीं ना कहीं बेनिफिशियल है और कहीं ना कहीं बहुत बड़ी परेशानी है। आप कचड़े को भरते हैं एक पॉलीबैग में और उसको आप रोड पे फेंक देते हैं, इस तरीके से जानवर खा लेते हैं। अगर जानवर इस को खाते हैं तो जानवरों को परेशानी होती है, जानवर के यहाँ पर जो इसोफेगस है, जहां से उनका ट्रैक्ट से खाना अंदर जा रहा है, वहां फंस जाता है और जानवर मर जाते हैं। ये बहुत ही बड़ी परेशानी है। आप अगर नाली में डाल देते हैं तो नाली जाम हो जाती है, तो नाली जाम हो गई तो ये बड़ी परेशानी, सीवर सिस्टम पूरा चौक हो जाएगा। आप अगर उनको हल्का से हीट करते हैं या वार्म होते हैं तो एक गैसेस निकलने लगती हैं अलग प्रकार की, जो भी हार्मफुल होती हैं। बहुत सारी चीजें आप देखने वाले हैं। अब बड़ी बड़ी सिटीज में अगर हम देखेंगे, जो हैवी रेन्स आती हैं, फ्लडिंग होती है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रीजन तो यही रहता है कि आपके सीवर जो है वो प्लास्टिक से चोक हो गए। प्लास्टिक आपने कचरा भर के फेंका और वो प्लास्टिक जाके किसी सीवर में फंस गया और वो सीवर चोक हो गया। तो यहां पर हमने देखा कि क्या क्या परेशानी है प्लास्टिक की। अब ऐसा तो नहीं है कि हम प्लास्टिक को बिल्कुल आउटराइटली बैन कर देंगे, बिल्कुल उसका कंजम्पशन या यूज खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। इसीलिए जरूरी है कि हम प्लास्टिक को सही तरीके से यूज करें, और उसके लिए हमें उसका यूज करने में कुछ इंपॉर्टेंट चीजों का, कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स लेने की जरूरत है। सबसे पहला स्टेप जो होना चाहिए वो होना चाहिए कि हमें मिनिमाइज करना है उसका यूज। आप देखते हैं, कभी भी हम खाना या फिर आप कुछ भी चीज लेने जाते हैं बाजार में, तो आप हमेशा कोशिश करते हैं कि आप कुछ कैरी ना करें। अगर हम अपना एक नियम बना ले कि वी हैव टू कैरी अ क्लॉथ बैग, आप एक कपड़े का थैला अपने साथ लेके चले, ये सबसे अच्छी चीज हो सकती है जो आप कर सकते हैं। कोशिश करें, अगर आप बाय चांस नहीं लेकर आए, शॉपकीपर को आप इंसिस्ट करें कि वो आपको पेपर बैग्स दे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है प्रिवेंट करने के लिए प्लास्टिक कंजम्पशन। जहां स्थिति बन रही है कि जहां बिल्कुल जरूरत है वहां आप यूज करें, उसके अलावा यूज ना करें। कपड़े का थैला लेकर जाएं सामान लेने के लिए, ये ज्यादा कूल होगा। लोग ये समझते हैं कि मैं सामान लेने जाऊंगा वहां प्लास्टिक की 4 थैले लाऊंगा, वो ज्यादा बेटर है। कपड़े का थैला ले जाना उनको सही नहीं लगता, उनको लगता है कि मैं ऐसे बच्चों जैसे इसको लेके घूम रहा हूं। बट दिस इज राइट, अगर आपको एनवायरमेंट बचाना तो यही सही तरीका है। पेपर बैग्स का यूज करें, कपड़े के थैलों का यूज करें, प्लास्टिक बैग्स को अवॉइड करने की कोशिश करें, और खासकर जो खाने की चीजें हैं उनको आप प्लास्टिक बैग में बिल्कुल ना लें। ये सारी चीजें अगर आपकी फैमिली, फ्रेंड्स और तमाम आसपास के लोग इन चीज की प्रैक्टिस करेंगे, साथ में जो डिस्पोजल होता है, अगर आप प्लास्टिक को डिस्पोज कर रहे हैं तो उसकी भी जो प्रॉपर तरीका होता है प्लास्टिक को डिस्पोज करने का, उसको आप फॉलो करें। कहीं नालियों में ना जाकर फंसे, सीवर सिस्टम को इफेक्ट ना करे, कोई जानवर ना उसको खा ले। ये सारी चीजों का अगर हम ध्यान देंगे तो हम काफी अच्छे से ये जो प्लास्टिक का बून और बेन वाला जो बैलेंस है उसको एस्टैब्लिश कर पाएंगे, और प्लास्टिक से जो इफेक्ट्स हो रहे हैं हमारे एनवायरनमेंट में उनको भी कंट्रोल कर पाएंगे। यहां तक आपको बात समझ में आ गई। और ये अगर परेशानी हमारी है, आप देख सकते हैं किस तरीके से ये बोतलें तमाम, चाहे सैनिटाइजर भी, अभी आप देखेंगे कि सैनिटाइजर की भी बोतलें मिलेंगी आपको, शैम्पू है, सैनिटाइजर है, प्लास्टिक के कप्स हैं, डिस्पोजल जो शादियों में यूज होते हैं उनने तो अलग ही एक आप समझ सकते हैं कि भौकाल मचा के रखा है। कि आप देखिए हर जगह शादियों में यही चीजें देखने मिलती हैं कि इतने सारे डिस्पोजेबल शादी के पीछे के जो आपका पंडाल होता है उसके पीछे पड़े मिलते हैं आपको। वो भी तो कहीं ना कहीं आपके नालियों में बह रहे हैं या फिर जानवर उसको खा ले रहे हैं। ये भी बहुत बड़ी परेशानी है। हमें हर चीज की तरफ ध्यान देना होगा, हर एंगल से काम करना होगा। वाटर बॉडीज इंपैक्ट होती हैं इससे। आपको आगे जाके आप जब पढ़ने वाले हैं कि जो माइक्रोबीड्स होती हैं प्लास्टिक में, उनसे कितना बड़ा एक्वाटिक इशू होता है, एक्वाटिक जो एनिमल्स हैं, एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स के ऊपर कितना ज्यादा डीप इफेक्ट पड़ता है। तो ये सारी डिस्कशंस का कहीं ना कहीं इनिशियल फेज बताया है, इनिशियल डिस्कशन है, ताकि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि प्लास्टिक कैसा है और क्या है सिचुएशन उसकी। तो ये डिस्कशन था, हमने अपनी साइंस की किताब यहाँ पर कंप्लीट कर दी है। हमने 16 के 16 चैप्टर पढ़ लिए हैं, जिसमें तमाम तरीके की डिस्कशंस हो गए। मोशन का डिस्कशन है या फिर बॉडी का, ऑर्गेनिजम्स का, प्लांट्स का, वाटर, एयर और गार्बेज, और भी बहुत सारे हमने डिस्कशंस किए हैं। आगे हम ऐसे ही एनसीईआरटी की सीरीज को आगे बढ़ाते जाएंगे और फाइनली हम इसको बहुत अच्छे तरीके से समराइज करने वाले हैं।